बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी है, इसने दोनों मुल्कों का जो भी नुकसान किया है वो अपनी जगह पर, लेकिन एक बात जो इससे सबसे मुअस्सर डेवलपमेंट मेरी नज़र में हुई है वो ये हुई है कि मसला कश्मीर को एक दफ़ा फिर उजागर करने में मदद मिली है और इंटरनेशनली इस इशू के ऊपर जो कश्मीर का तनाज़ा है एक्चुअली वो एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आ गया है। आज के इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा तारीख़ के जो अदवार हैं, जो पिछले गुज़रे हैं, जो तारीख़ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को लेकर के, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए, जैसा कि अब दोबारा ये मसला उजागर हुआ है और पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में इस मसले को आलमी सतह पर दोबारा उठाने का ऐलान किया और इंडिया को दावत दी है कि जो भारतीय हुकूमत है वो जहरियत के बजाय अमन का पैगाम लेकर कश्मीर के मसले को लेकर बैठे और उस पर बात करे। कश्मीर के मसले के साथ साथ जो दो मेजर शराइत हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो ये भी हैं कि एक जो आबी जहरियत है इंडिया की तरफ से, उस पर भी बात करनी है, और जो टेररिज्म है जिससे हमारा मुल्क मुतासर हो रहा है और जिसके सबूत भी यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पेड टेररिज्म है उसमें किस तरह से मुलव्वस है, उस पर हम वीलॉग कर चुके हैं। आज की जो ये स्पेसिफ़िक जो ये वीडियो है इसमें हम कश्मीर की जो बात है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कश्मीर की आज़ादी के लिए अब तक जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी पिछली जो नशिस्तें हुई और उनके क्या नतीजे रहे उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 1947-48 में, जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया गया और उसके बाद फौरी तौर पर तकसीम हिंद के बाद जो है कश्मीर का जो पूरा एक इशू है वो स्टार्ट होता है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसका मुकाम होता है इन टॉक्स का, और उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से UN कमीशन बाय इंडिया और पाकिस्तान, जिसे UNCIP भी कहते हैं, ये कायम हो जाता है। 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर और कश्मीर में राय शुमारी पर इत्तेफाक जो है वो करार दिया जाता है। ये देखें, ये सबसे पहले जब ये पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई उसके बाद इमीडिएटली इसी इशू के ऊपर, कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर, क्योंकि उसी वक्त ये डिस्प्यूट शुरू हुआ क्योंकि कश्मीर जो था वो उसको जिस तरह तय हुआ था कि वो कश्मीर जो था जो इंडिया के पास है इस वक्त, ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसको पाकिस्तान के साथ शामिल होना था, लेकिन उस वक्त के जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने ऐसा नहीं किया और दिस इज़ हाउ दिस डिस्प्यूट केम ऑन सरफेस। तो फिर 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर और कश्मीर में राय शुमारी पर इत्तेफाक हुआ, मगर फिर ये अमल कभी भी आज दिन तक मुकम्मल ना हो सका। फिर आगे बढ़ते हैं, इन कई साल बीच में गुजर गए और 1962-63 में दोबारा भारत और चीन के जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुफिया बातचीत हुई। ये प्रॉपर कोई ऑन टेबल डिस्कशंस नहीं थी उस वक़्त जब चाइना के साथ इंडियन डिस्प्यूट बना बॉर्डरिंग रीजन्स में, तो फिर दोबारा जो है ये इशू जो है कश्मीर वाला ये लाइमलाइट में आया और इसके ऊपर जो खुफिया मतलब बैकडोर चैनल से बातचीत हुई और वज़राए ख़ारजा की सतह पर मुलाकातें हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर आगे बढ़ते हैं 1965-66 की जंग आपको याद है, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी और हमारी फोर्सेस ने बड़ी जुआमर्दी से भारत के दांत खट्टे किए थे। उसने जिस तरह अभी रिसेंटली उसने रात की तारीकी में हमला किया था, एग्जैक्टली उस वक्त भी इसी तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और ये जंग काफ़ी तवील थी और इसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इस जंग के बाद ये दोबारा से फिर ये इशू जो है लाइमलाइट में आता है कश्मीर का, और दोनों मुल्कों के जो हालात कशीदा होते हैं और जंगी कैफियत होती है, तो फिर रशिया की जो सोवियत यूनियन था उस वक्त उसने सालसी का किरदार अदा किया और ताशकंद में एक मुआहदा तय पाता है 1966 में, और उसमें वक्ती जंग बंदी और ताल्लुकात की बहाली के ऊपर इत्तेफाक होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कश्मीर के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। वक्ती सीज़ फायर ज़रूर हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से ये वजह जो डिस्प्यूट बनता है, जिसके ऊपर जंग होती है, वो मसला कश्मीर था, लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ती। फिर हम आगे चलते हैं 1971-72। अब ये भी देख लें, 65 से
फिर 72 का टाइम आ गया, उस दौरान दोनों मुल्कों के हालात नॉर्मल जिस तरह होते हैं, एब नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, एब नॉर्मल हालात रहते हैं। और फिर दोबारा जो है वो भारत अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आता, और 1972 में फिर एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर वो अपनी जो इन्वेजन है वो करना चाहता है, और उसने की। और फिर क्या हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग और पाकिस्तान की शिकस्त, उसमें अपेरेंटली ज़ाहिर है हमसे बंगाल चला गया था, और लेकिन वही बात हुई, बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान, एक किस्म की पाकिस्तान को डिफ़ीट का सामना करना पड़ा, क्योंकि बंगाल को हमने अपने हाथों से खो दिया। लेकिन हुआ क्या कि कश्मीर का जो मसला था वो एज़ इट इज़ रहा, उस पर कोई ख़ास खातिर खा कोई इसमें पेशरफ नज़र नहीं आती। अलबत्ता दोनों ममालिक ने कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात शिमला मुआहदे के तहत हल करने का, 1972 में शिमला मुआहदा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने सोशल स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा होगा। और फिर दो तरफ़ा बातचीत के ज़रिए इस मसले को, कश्मीर के मसले को हल करने की बात होती है, लेकिन सरहदों की मौजूदा हैसियत को बरकरार रखा जाएगा। यानी बात भी होगी कश्मीर के ऊपर, लेकिन जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल जिस तरह है वो एज़ इट इज़ रहेगी। तो आप देख लें, फिर एक दफ़ा यानी कश्मीर का जो मसला है वो कटाई का शिकार हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1989, 89 और 90 की बात करते हैं। इस दहाई में आकर दोबारा फिर मकबूजा कश्मीर में बगावत और मुसल्लह तहरीक का आगाज़ हो जाता है। देखिए, इंडिया के अंदर इंडिया की जो ज़ोर ज़बरदस्ती है और धौंस धमकी वाली जो हुकूमत है, उसने हर दौर में कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरी यूथ के ऊपर उसने जुल्म किया। और ये जुल्म का बाज़ार पार्टीशन से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जब से हम दोनों मुल्क अलहदा होते हैं उस वक्त से ये इंडिया ने शुरू कर दिया। और जो तहरीक है आज़ादी की कश्मीर की, वो किसी भी दौर में नहीं रुकती। बेशक ताकत का इस्तेमाल होता रहा, कश्मीरी यूथ को टारगेट किया जाता रहा, उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते रहे, उनकी गिरफ्तारियाँ होती रही, उनको नज़रेबंद किया जाता रहा, लेकिन कश्मीर के इशू को लेकर के ये मसला आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, फिर इसमें जब ये बगावत और मुसल्लह तहरीक का आगाज़ होता है, तो फिर जो है ना, ट्रैक 2 के जो सफारती ताल्लुकात जो होते हैं वो पाकिस्तान और उसके दरमियान कशीदा हो जाते हैं। इंडिया ये पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि आप जो हैं जिहादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो जिहादी हैं, जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, और उनकी वजह से यहाँ पर ये तहरीक जो है ये पनप रही है, और इसने इस वजह से इसको मोमेंटम मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात कशीदा ज़रूर हो जाते हैं, और फिर साथ साथ कोशिश की जाती है कि सेक्रेटरी ख़ारजा के सतह के मुज़ाकरात जो हैं उनको इनिशिएट किया जाए। और जब ये इनिशिएट होते हैं तो इसको ट्रैक 2 कहते हैं। मतलब ये अब 1989 और 90 की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें फिर वही एक रस्मी सेक्रेटरी ख़ारजा लेवल की मुलाकातें होती हैं, और उसमें फिर कोई नतीजा नहीं निकलता, और कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर जो है वो कटाई का शिकार पड़ जाता है। अच्छा जी, अब ये सारा जो मंजरनामा मैं आपके सामने पेश करता आ रहा हूँ, अब करीब आते जा रहे हैं 1997 और 98। ये एक जो प्रोसेस था जिसके ऊपर हम आज थोड़ा मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा। ये वो दौर आता है कि जब कंपोजिट डायलॉग की बात होती है, यानी दोनों मुल्क, मतलब कंपोजिट डायलॉग क्या है, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर बात करनी है, इसके अलावा हम और कोई बात नहीं करेंगे। और कश्मीर के ऊपर बात ये है कि जो कश्मीर इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो आपके पास है, उसको कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक आप उसको आज़ाद करें, ताकि वो जो अभी आज़ाद कश्मीर है, जो एडमिनिस्ट्रेट बाय समहाउ पाकिस्तान है, उसके साथ वो शामिल हो जाए। तो इसके ऊपर फिर एक दफ़ा वो प्रोसेस शुरू होता है, और कंपोजिट डायलॉग के नाम से ये प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। और फिर ये जो एटमी धमाके पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं, न्यूक्लियर जो जब पाकिस्तान को ये सलाहियत हासिल हुई 1998 में, तो फिर ये उस प्रोसेस को एक दफ़ा फिर जो है वो डिरेल कर दिया जाता है। अब ये देखें, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा अरसा, यानी 1997-98 में ये इनिशिएट हो रहा है, और फिर उसी के बाद ये जब पाकिस्तान एटमी धमाके करता है तो फिर कश्मीर का मसला कटाई का शिकार हो जाता है। अच्छा, फिर ये 1 साल के थोड़े से पॉज के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त के वज़ीर आज़म इंडिया के, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कश्मीर के इशू पर जो संजीदा मुज़ाकरात थे
वो कब हुए हैं, तो ये वो दौर अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। 1999 में, 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली दफ़ा, यानी ये बस डिप्लोमेसी थी जो उस वक़्त के बीजेपी, जो अभी भी बरसरे इक़्तिदार जमात है। बड़ी बात है कि उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और वो लाहौर बस के थ्रू आते हैं, उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया जाता है। और पहली दफ़ा इंडिया ये तस्लीम करता है कि हाँ, कश्मीर का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एक जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको इंडिया ने तस्लीम किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। इसके ऊपर दोनों हुकूमतों ने पहली दफ़ा कुछ संजीदा तौर पर बातचीत का आगाज़ किया और कंपोजिट डायलॉग जो था उसको दोबारा रिस्टोर करने की बात हुई और फिर इलामिया लाहौर जारी हुआ और वाजपेयी के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त, कश्मीर पर बातचीत रखने पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन अब ये जब डिप्लोमेसी हुई, आपको ही पता नहीं, जो अभी यंग जनरेशन है उसको तो याद नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूर याद है कि बहुत ही वालियाना किस्म का इस्तकबाल हुआ था। बस के ज़रिए अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुँचे थे और वहाँ पर उनको काफ़ी पुरतपाक किस्म का उनका खैर मकदम किया गया था और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात की थी कि जो कश्मीर है, इट शुड बी अ सेपरेट स्टेट। ये बात तस्लीम की और हालांकि वो रिलीजियस ग्रुप है बीजेपी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बात करने की ये कम से कम वादा किया कि इसके ऊपर हम जो है आगे बातचीत चलाएंगे। जनाब बाग लाहौर में ये नशस्त हुई और उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन यूँ ही ये आगे बढ़ा, कारगिल की जो जंग है ना, उस वक्त जनरल मुशर्रफ टुक एज एन आर्मी चीफ, और जब उनको ये लगा कि यार ये तो इंडिया के साथ डिप्लोमेसी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे हम कश्मीर को कंप्रोमाइज़ ना कर दें। तो फिर कारगिल का इशू सामने आ जाता है और फिर इस पर जो भी दोनों हुकूमतें करीब आई हुई होती हैं और कश्मीर के मसले के ऊपर ये तय हो जाता है कि हम बातचीत करेंगे, कारगिल का वो इशू जो है उसको सारा मलिया मेट कर देते हैं और फिर एक दफ़ा कश्मीर का जो मसला है वो वापस कटाई का शिकार पड़ जाता है। और फिर जो है इसके बाद जो 1999 की बात मैंने आपको बता दी, फिर 2001 में आगरा समिट, जनरल मुशर्रफ टुक एज ड्यूल चार्ज था उनके पास, वो मिलिट्री चीफ भी थे और साथ ही साथ वो पाकिस्तान के सदर भी थे। उस वक्त उन्होंने एक दौरा किया पड़ोसी मुल्क का, वो अपने आबाई घर भी गए, बड़ा उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिला और बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी की बातें हुई और आगरा समिट पर कश्मीर के जो बराह रास्त मुज़ाकरात थे उनके ऊपर बात हुई और 4 नुकाती जो एजेंडा था जनरल मुशर्रफ ने वो पेश किया। लेकिन फिर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो जाता है और हालात एक दफ़ा फिर ख़राब हो जाते हैं। तो बस यूँ, यानी आप समझें कि कश्मीर के इशू को फिर एक दफ़ा जो है ना वो डिरेल कर दिया जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 2004 से 7 तक कंपोजिट डायलॉग का तो आगाज़ दोबारा होता है और जनरल मुशर्रफ ही बरसरे इक़्तिदार होते हैं, लेकिन उस वक्त तक उनको बहुत सारे चैलेंजेस, जो डोमेस्टिक चैलेंजेस है वो उसमें उलझ जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त आप कह लें कि लॉयर्स मूवमेंट आपको याद होगी, जब चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी, उनको जनरल मुशर्रफ साहब ने हटाया उनके ओहदे से और एक वकला की जो एक तहरीक थी उसने मोमेंटम पकड़ा और फिर वो पूरी मुल्क गिर एक उनके ख़िलाफ़ एंटी मुशर्रफ कैंपेन स्टार्ट हो जाती है और यूँ फिर वो अपने उस चीज़ में उलझ जाते हैं। और साथ ही साथ लाल मस्जिद का एक बड़ा यादगार इंसिडेंट था जहाँ पे प्रो तालिबान मिलिटेंट्स की मौजूदगी का एलिजेडली वहाँ पर गवर्नमेंट को पता चलता है और गवर्नमेंट एक ऑपरेशन लॉन्च करती है और फिर एक वेव ऑफ टेररिज्म शुरू हो जाती है और फिर साथ ही साथ जनरल मुशर्रफ को अपनी वो जो इक़्तिदार है उसके लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी, फिर बेनज़ीर साहबा की असैसिनेशन 2007 में हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रैपिडली जो चेंजेस आई, जो पॉलिटिकली जो हालात बने, उसमें फिर ये हुआ कि कश्मीर का मसला फिर एक दफ़ा जो है वो कटाई का शिकार हो गया और जनरल मुशर्रफ जो 4 नुकाती एजेंडे पे कश्मीर को मसले को हल कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो फिर दोबारा रह जाता है और उसी दौरान फिर मुंबई हमला हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों मुल्कों के दरमियान और इंडिया एक दफ़ा फिर डायरेक्टली बगैर किसी एविडेंस के मुंबई हमलों की जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर थोप देता है और कहता है जी कि आपके यहाँ से ये दहशतगर्द वहाँ आए थे, इन्होंने आके मुंबई होटल पर हमला किया है और अजमल कसाब एंड कंपनी के नाम सामने आते हैं और फिर यूँ
दोनों मुल्कों के बीच में वो जो एक गैप है वो मज़ीद बढ़ जाता है और बस फिर दोनों मुल्क जो हैं वो कश्मीर का जो इशू है वो फिर दोनों मुल्कों के बीच टेंशन के बीच में ही रह जाता है। फिर 2015-16 में भारतीय वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान का अचानक दौरा करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल उनका ट्रिप नहीं था और यही वो वजह बनी फिर जो नवाज शरीफ साहब के घर आते हैं और किसी शादी में वो शिरकत करते हैं और शिरकत के बाद फिर जो उस वक्त की रजीम है यहाँ पर, जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, वो इस जो गैर सरकारी दौरे को अच्छी नज़र से नहीं देखती और फिर एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को अपनी हुकूमत के लाले पड़ जाते हैं और फिर इमरान खान साहब की एंट्री हो जाती है और फिर यूँ कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर रह जाता है। और इसके बाद तो फिर आगे भारत जो है वो 2019 में कश्मीर का काम ही तमाम कर देता है। वो ये करता है कि आर्टिकल 370 जो है उसे ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और पाकिस्तान से सफारती जो रिलेशंस हैं भारत के वो एक दफ़ा फिर ख़त्म हो जाते हैं और दोनों मुल्क वैसे की वैसी कशीदगी को लेकर अभी 2025 तक पहुंच जाते हैं और मास वाए रेटरिक्स यानी शोर शराबे के अलावा या स्टेटमेंट्स के अलावा किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर बात नहीं होती। अब दोबारा अल्लाह ताला ने दोनों मुल्कों को ये मौका दिया है कि कश्मीर का जो मसला है उसे आलमी सतह पर डिस्कस किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को सामने रखा जाए जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीर की जो आज़ादी है उसके लोगों की उमंगों के मुताबिक होनी चाहिए। तो उसको रख कर सामने उम्मीद ये की जाती है कि दोनों ममालिक सीरियसली इसको इशू को लें, बैठें और बात करें। अब इस सारे अमल में कश्मीर की जो आज़ादी है वो आपके सामने मैंने रख दी कि किस तरह कंप्रोमाइज़ होती रही है, जूँ जूँ वक्त गुजरता रहा है कहीं ना कोई वजह बनती रही और कश्मीर का मसला जो है कटाई का शिकार रहा। अब जो कश्मीरी यूथ है उसका ये कहना है कि अब जो मुज़ाकरात हों उसमें कश्मीर के लोगों की उमंगों को लेकर के पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ सामने रखे और भारत को भी चाहिए कि वो अपने रवैये में नरमी लाए और सफारती सतह पर इस मसले को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें करे।